मैं आपका के न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको मालविका साहनी से मिलवाना चाहते हैं, जो समाज सेविका है। मैम, आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की, आप बताएं। देखिए, धन्यवाद पहले के न्यूज़ चैनल जिन्होंने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने बारे में बात करने का। एक्चुअली मैंने ये जर्नी कुछ समाज सेवा के तौर पे अगर हम देखें प्लेटफॉर्म पर आकर, तो वो तकरीबन 12 साल पहले शुरू की थी। जब 2010 में मैंने अपने स्कूल की शुरुआत की थी, तो यहाँ से मैं पब्लिक इंटरेक्शन में आना, उनकी परेशानियों में उनकी मदद करना। कुछ परिवार आते थे जिन्हें शिक्षा से संबंधित मेरी सहायता की ज़रूरत होती थी। कुछ माएँ आती थी जिन्हें फ़ीस नहीं दे सकते, बच्चों को पढ़ाना है या जॉब करने जाना है, लेकिन उनको एक जगह चाहिए थी जहाँ पे वो अपने बच्चे को पूर्ण विश्वास के साथ छोड़ सकें, जहाँ उन्हें ये भरोसा हो कि अगर मैं कमाने के लिए घर से जाऊँगी तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपने बच्चे को सुरक्षित महसूस करती हूँ। तो मैं स्कूल। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई मुश्किल कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? बहुत सारी मुश्किलें आई। दरअसल क्या है, जब कोई एक महिला अपना कुछ काम शुरू करना चाहती है, तो सबसे पहले तो चैलेंजेस ये होते हैं कि वो ऐसा क्या काम करे जिसमें वो अपने परिवार को भी समय दे सकती हो, अपने बच्चों को भी देख सकती हो और अपने बिजनेस को भी देख सकती हो। अमूमन हमारे भारतीय समाज में ये दिक्कत महिलाओं को आती ही है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं। ऐसा मैंने अपने इन 12 साल के तजुर्बे में ऐसे परिवारों में भी देखा है जो बहुत साधन संपन्न परिवार हैं, और वो महिलाएं बिजनेस में आ चुकी हैं, काम कर रही हैं, लेकिन उनको कई बार समाज से सपोर्ट नहीं होता और कई बार उनको दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो परेशानियां बहुत आई, लेकिन हाँ, बहुत गर्व महसूस होता है कि आसपास के एरिया में हमने अपना एक नाम बना पाए। आज हमें मॉम स्टार स्कूल, मेरे ब्रांड का नाम मॉम स्टार है, तो माँ के सितारे, तो इस ब्रांड को हम बना सके, ये अपनी मेहनत और मेरे साथ जो बहुत पुराने कुछ महिला कर्मचारी, मैं हमेशा चयन करते समय ये देखती थी कि काम की ज़रूरत पैसे के लिए है या उन्हें मानसिक संतोष भी चाहिए। तो जब मैं उन्हें चयन करती थी ना उनका इंटरव्यू में, तो हमेशा ख्याल रखती थी कि जिसे नौकरी पैसे के लिए करनी है वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, उसे कोई भी नौकरी दे सकता है। मेरी प्रायोरिटी होती थी कि जिसे अपने आप को प्रूव करना है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही हैं, जो महिलाएं जो चाहती हैं कि हम काम करें, पैसा भी कमाएं और साथ में हम अपने आप को प्रूव कर पाएं कि हम कुछ कर पाए जीवन में, बच्चों को पालने के अलावा या फैमिली को सपोर्ट करने में। तो उस टीम का बहुत बड़ा हाथ रहा है हमेशा इस 12 साल की जर्नी में। आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से उन सभी टीम के सदस्यों को धन्यवाद दूंगी। उसमें से बहुत सारे लोग अब तक साथ चल रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग समय पर अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमसे अलग हुए हैं। तो मैम, आपकी फैमिली को दिक्कत नहीं होती है? मेरी फैमिली को दिक्कत अब नहीं होती है। जब मैंने स्टार्ट किया था ये काम, अपना स्कूल, अपना बिजनेस, अपनी समाज सेवा, तो मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरा परिवार जो है, पहले मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ था वो एक ब्राह्मण परिवार है और काफ़ी बड़ा परिवार है, हमारा संयुक्त परिवार है। मेरे सभी भाई बहन मेरी उस जर्नी में हमेशा मेरे मदर के साथ में मिलकर मुझे उन्होंने सपोर्ट किया है। इसके बाद जब मेरी शादी हुई तो एक पंजाबी परिवार में हुई है, पंजाबी खत्री परिवार है ये, और ये भी परिवार जो है संयुक्त ही है, हम सब इकट्ठा रहते हैं। तो जब तक मेरे सास ससुर जेठ जिठानी हम सब साथ ही रहते हैं, तो जब तक घर में बड़े रहे तब तक तो मुझे कभी कोई दिक्कत हुई नहीं थी। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात, हस्बैंड, जो एक महिला के आगे बढ़ने में अगर किसी व्यक्ति का हाथ होता है तो सबसे बड़ा हाथ जो उसके पति का होता है, अगर वो उसे साथ ना दे तो वो कुछ नहीं कर सकती है। मतलब परिवार से पूरा सपोर्ट? बिल्कुल, परिवार से पूरा सपोर्ट है। मैं बहुत दिनों तक अपने फील्ड वर्क को लेकर व्यस्त होती हूँ,
काफ़ी देर तक, कभी कभी समाज सेवा ऐसा ही होता है, कभी आप चले गए तो बहुत बहुत समय लग गया। लेकिन मेरे परिवार के सदस्य और अब बच्चे बड़े हो गए, तो अब तो बच्चे भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि मम्मी जो है हमें पूरा सपोर्ट करना है। मैम आपका एक विजन क्या है, सोच क्या आपकी, और महिलाओं के लिए क्या उपलब्धि है? मैंने देखिए, जब दरअसल क्या हुआ, जब मैं छोटी सी थी 12 साल की, उस वक्त मेरे पिता का निधन हुआ अचानक। तो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा दुखद एक ऐसा हादसा हुआ कि हमारा जीवन बिखर गया। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। तो हमारी मम्मी जो है हमको लेकर के उन्होंने शुरू की हो एक यात्रा, अकेले उन्होंने हमें बड़ा करना। ऑफ कोर्स परिवार का साथ होता था, लेकिन ऐसा होता है कि जो जिम्मेदारियां अपनी होती हैं वो अपनी होती है। तो उन्होंने शुरू से ही मेरा रहा है कि मैं अपने स्कूल में रही हूँ या अपने कॉलेज में रही हूँ, तो नेतृत्व हमेशा मेरी झोली में अपने आप आ जाता था कि भाई चाहे वो कॉलेज यूनियन की अध्यक्ष बनाया जाए मुझे, या स्कूल की जो कमेटीज़ होती हैं उनमें मुझे अध्यक्ष बनाया जाए, या मैंने एनसीसी में भी ट्रेनिंग ली है 3 साल की, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ मैं। तो ये सब चीज़ों ने मिलाकर जो है मेरी एक पर्सनालिटी जो डेवलप हुई है, तो उसमें दिक्कतें मेरी कम हो गई। ट्रेनिंग पहले से इस तरह की हुई कि कर्तव्य परायणता, अनुशासन ये जीवन में ढल गया है। तो अब हम इस चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ी। थोड़ा समय शादी के बाद, थोड़ा समय जब बच्चे हुए तो थोड़ा समय विराम में गया, विराम हुआ बीच में, लेकिन फिर दोबारा से वही, जब क्योंकि घर बैठने की एक दिमाग में एक वो रहता था कि तूने समाज के लिए क्या किया। सीधा सा जीवन तो सभी जी के चले जाते हैं, आपने अपना परिवार भी संभाला, अपने बच्चे भी संभाल लिए, अब आपने अपने परिवार समाज को क्या लौटाया। तो समाज को लौटाने के समय मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, ऐसी बहुत सारी ज़रूरतमंद लोग हैं, न सिर्फ महिलाएं, बच्चे भी होते हैं, कुछ ज़रूरतमंद भाई बहन भी होते हैं, परिवार समेत भी कई लोगों की मदद की है। तो उनके लिए कुछ करना ये मेरा ध्येय रहा। अब वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही वो रही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में। एक तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे संपर्क में जितनी भी महिलाएं हैं वो किसी न किसी तरीके से आत्मनिर्भर रहें। इसी कड़ी में मैंने एक 7 साल पहले, क्योंकि मेरी सोच से बहुत कुछ मेल खाती हुई एक पार्टी उभरी, आम आदमी पार्टी। तो उनका जो आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का जो विजन था, वो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सपने वहाँ पूरे हो सकेंगे। तो और कुछ उन्होंने मेरी जो यहाँ का लोकल लोग थे उन्होंने मुझे संपर्क किया। वहाँ के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष थे, अभी भी हैं, अध्यक्ष हैं सुभाष खंडेलवाल जी और ब्रजेश गोयल जी, उन्होंने मुझे संपर्क किया और उन्होंने एक अच्छी मुझे ऑफ़र दी कि मैं महिला व्यापार मंडल यहाँ पर बनाऊँ। तो उसके सहारे फिर हमने उसे एक और इसके साथ ही हमने एक और संस्था को भी बनाया, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो व्यापारी महिलाओं के लिए। मैंने कहा ना कि व्यापारी महिला होना इतना आसान नहीं है, आगे बहुत दिक्कतें आती हैं। तो व्यापारी महिला होने के नाते और उनको एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया जिसमें हम उनके आने वाली मुश्किलों का हम हल दे सकें, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे सकें अपनी बात रखने का। तो इस तरीके से एक विजन लेकर मैं ये चली कि जितनी भी महिलाएं हैं हम उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें जो हमारे संपर्क में हैं। दूसरा, मानसिक रूप से बड़ा सुदृढ़ बनाएं। मैं उनकी बहुत काउंसलिंग करती हूँ, काफ़ी महिलाएं मेरे पास आती हैं अपनी परेशानियाँ लेकर। होता क्या है कि हम बात इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन हम मानसिक रूप से उसको बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हमें लगता है हम हार गए। एक थोड़ी सी एक किसी की तरफ से भी आ जाए ना कि भाई नहीं, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम हैं, बस वही। महिला तो खुद एक शक्ति का नाम है, आप उसको थोड़ा सा भी सहारा देंगे तो वो बढ़ जाएगी आगे। तो ये विजन मेरा रहा कि आत्मनिर्भरता और एक वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी कर सकूं, और साथ में महिलाओं को समाज में एक ऐसा स्थान दिलाना जहां पर समाज में महिला का सम्मान पूरा, जो जिसकी वो हकदार है वो मिले उसे।
जैसा कि मैम आपने बोला अभी कि आपकी मदर ने आपको बहुत ही कठिनाइयों से उभारा है, आपके ससुराल वालों ने काफ़ी सपोर्ट दिया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं आज आपके सामने जो भी हूँ, या मैं समाज के सामने जो भी एक एग्जाम्पल क्रिएट कर पा रही हूँ, या अगर कुछ लोग मुझे दिल से चाहते हैं और मेरी एक फैन फॉलोइंग है, तो वो उसका सिर्फ एक कारण है मेरी माता जी, मेरी मदर। और मेरे पर्सनालिटी डेवलप करने का, मेरे अंदर जो कुछ भी भगवान ने दिया है, उसके बाद सीधे माता जी का ही, मेरी मम्मी का वो रहा है। उसी कारण जब मैं ससुराल में आई, तो ससुराल में भी मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और बाकी परिवार के सदस्य सभी, और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड, तो आज बहुत खुशी होती है। वो सब लोग मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, और मैं जितना भी कुछ समाज को दे पा रही हूँ, ऑफ कोर्स सामने नज़र मैं आ रही हूँ, बट पीछे सारे उन्हीं के एफर्ट्स हैं। तो मुझे बहुत खुशी है अगर ऐसा परिवार सभी महिलाओं को मिल सके। मैं कहती हूँ अगर सब लोग साथ में आके ना भी, तो कम से कम जो महिलाएं बढ़ना चाह रही हैं आगे, सिर्फ उनको इतनी इजाज़त दे दें कि वो कर लें, तो कर जाएंगी। मैंने कहा महिला अपने आप में शक्ति होती है, अपने आप में चंडी है, अपने आप में एक स्त्री जो होती है अपने आप में संपूर्ण होती है। तो हालांकि उसको किसी ज़रूरत नहीं होती किसी की, पर हमारा भारतीय समाज तो कहीं कहीं पे ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है अपने परिवार के सपोर्ट की। तो मैं बाकी सबसे आग्रह करूँगी सभी लोगों से कि अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसी महिला है जो आगे बढ़ के कुछ कर सकती है, तो उससे रोके ना, उसको कहीं पे हमेशा उसको सपोर्ट करें। जैसे कि आपने बोला मैम कि आपको फैमिली से, अपनी पीआर से बहुत सपोर्ट मिला। एक महिला सोचती है कि ससुराल जाके उनको सपोर्ट मिलेगा, हस्बैंड का सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगी नहीं बढ़ पाऊंगी, या फिर ससुराल वाले क्या कहेंगे। आपको तो उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया, तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अगर आप देखो, आप अगर आपका हस्बैंड अगर आपको 1 मिनट में ये बोल दे कि नहीं देखो हमें तो ज़रूरत है नहीं काम कराने की, तो आप तो भाई सिर्फ आप अपना, या ज़्यादा से ज़्यादा कहीं नौकरी कर लीजिए, क्योंकि जो नौकरी होती है उसमें एक टाइम लिमिट तो होती है कम से कम। लेकिन समाज सेवा कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप टाइम लिमिट बना सकें। जब आप समाज सेवा के उसमें उतरते हैं, तो आप हर तरह के लोगों में उठना बैठना होता है। आप स्लम्स में भी जाते हो, गरीब गुरबा और बहुत ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना हो जाता है जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जो आपकी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। तो आपका ऑफ कोर्स आपका समाज भी, आपका परिवार भी उससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित तो होता है। बट यहाँ उन्होंने मेरी सारी जो आकांक्षाएं थी और जो मेरी उम्मीदें थी अपने परिवार से कि मुझे उनका साथ मिलेगा, 100% वो लोग खरे इस पर उतरे और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपने परिवार के सभी सदस्यों को, वैसे कोई ये फॉर्मेलिटी नहीं है, बट हाँ यहाँ तक पहुँचने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जे एक ना मैं समाज सेवा की अगर मैं बात करती हूँ, तो समाज सेवा ना एक ऐसा कोई आप उसमें दायरा नहीं बना सकते। समाज सेवा का दायरा बहुत बड़ा है। आप उसे शिक्षा के लिए भी, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी समाज सेवा का योगदान हो सकता है। आप सामाजिक सोच बदलने में भी आपका। तो मेरी जो जर्नी अभी तक रही है उसमें एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले तो वो मेरे जीवन में आया है, उसके बाद मैंने कोशिश की है कि मेरी जब सोच बदली तो मैं अपने साथ साथ समाज की भी सोच बदलूं, और वो रही है कुछ हमारे समाज में कुछ टैबूज हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम महिला होने के नाते, कोई भी महिला भी बात नहीं करना चाहती, पुरुष तो करना ही नहीं चाहते, खुद महिलाएं भी नहीं बात करना चाहती। जैसे माहवारी या पीरियड्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम नॉर्मल तरीके से बात ही नहीं करना चाहते हैं।
तो मैंने मेरे साथ एक एनजीओ जुड़ा हुआ है सच्ची सहेली के नाम से, उनकी जो डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर सुरभि। तो मैं उनसे जब मिली और उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया कि हम संकोच करते हैं, ये बात करने में हम क्यों संकोच करते हैं, क्या ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है और मैं उतर पड़ी। और आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरी पिछले 6 साल की जर्नी में मैंने खुद भी, मुझे याद नहीं है, पता नहीं सैकड़ों स्कूल मैंने सरकारी स्कूलों में मैंने जाकर छोटी बच्चियों का 12 साल से लेकर 18 साल 16 साल तक की लड़कियों के बीच में बैठकर, टीचर्स के लड़कों के बीच में बैठकर माहवारी पर खुलकर चर्चा की, ये मैसेज दिया समाज में कि हम ये भी, जैसे हमें बुखार जुखाम होता है, एक नॉर्मल शारीरिक प्रक्रिया होती है, ठीक माहवारी भी उसी तरह एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ऐसा आज भी है कि माहवारी के बारे में इतनी सारी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं कि हमारी आधे से जो हमारी महिलाएं होती हैं गांव में जो रह रही हैं या रूरल एरियाज में जो रह रही हैं, उन तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां नहीं है, माहवारी संबंधी सही जानकारियां नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, जब उनकी वो बीमारियां होती हैं और आधे से ज़्यादा उनकी बीमारियां उन्हें पता भी नहीं चलती हैं, और फिर होती हैं उनको उन्हें एक जीवन ऐसा निकालना पड़ता है जो वो डिजर्व नहीं करती थी। तो इसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस होना ज़रूरी है, जो हम अपने ही आंगन से शुरू करते हैं और हम अपने ही लोगों में पहुंचाते हैं। तो इस पर मैंने एक अभियान चलाया और वो चल रहा है, वो अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो लेकिन हाँ, आज की डेट में मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे आसपास का ऐसा बहुत सारा एक सर्कल है जो हम खुलकर चर्चा करते हैं। मेरी बिटिया 20 साल की हो रही है, तो हमारे घर में बिल्कुल इस चीज़ को लेकर बिल्कुल खुलकर चर्चा होती है, खुलकर बात होती है। बच्चे हैं हमारे घर में, उसके छोटे भाई भी हैं, छोटे भाई बड़े भाई, तो हम सब लोग यही एक वो रखते हैं, माहौल बनाया है हमने कि ये या कोई भी बात ऐसी, महिलाओं से संबंधित कोई भी बात अगर ऐसी है तो जिसमें हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक समाज में बदलाव लाने की मेरी कोशिश जो मैंने 6 साल पहले शुरू की थी, वो अभियान अभी चल रहा है और उसमें बहुत सारी साथी महिलाएं और साथी पुरुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, जैसे कि आपने कि हमारे पीरियड्स के बारे में बताया कि इनको लेकर इनकी सोच, कुछ लोगों की सोच अलग ही है। क्या आप महिला और पुरुष की सोच को एक मानेंगे या अलग? और आने वाली जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी हमारे समाज का ना एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इस प्रॉब्लम को झेल रहा है। महिलाएं ये झेल रही हैं कि उनको अवेयरनेस नहीं है, वो अपने स्वास्थ्य को उन्हें वो नहीं प्रायोरिटी पे नहीं रखती। अपने स्वास्थ्य को उन्हें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। उनको पता नहीं है कि वो भी जो पीढ़ियों से उन्हें समझा दिया गया था ना कि पीरियड्स हैं, उसके बारे में आपको बात नहीं करनी, या अगर हम कोई और भी बच्चों से लड़कियों को समझानी है या लड़कों को समझानी है, तो किसी भी तरीके की बातचीत अगर करनी हो तो हम ना पर्दे में रखते हैं। उसको क्यों रखते हैं? देखो, अगर आप शिक्षा की बात करोगे और एजुकेशन की और अवेयरनेस की बात जब भी करोगे ना, आप उसके फायदे देखोगे, नुकसान कभी भी नहीं देखोगे। और छुपाओगे और रूढ़िवादी तरीकों को ही आगे बढ़ाते रहोगे बिना तर्क लगाए। आप अपना तर्क तो लगाइए कि जब आपको ये सिखाया गया था, जब ये शुरुआत की गई थी उन रूढ़ियों की, तब रीज़न कुछ और थे। लोग, पानी की कमी होती थी, कपड़े नहीं होते थे लोगों के पास, मशीनें नहीं होती थी, नदियों का ही पानी होता था, बहुत सारे रीजंस होते थे। आज की डेट में ना हम युग बदल चुका है, मशीन्स हैं, सफाई आपको हाइजीन के बहुत सारे तरीके हैं, तो क्यों आपने वही पुराने तरीके ढकोसले वाले चलाते जाना है? आप पहले कंपैरिजन करिए, क्या उस वक्त क्या सिचुएशंस होती थी, आज की सिचुएशन में हम उन्हें बदल सकते हैं। आज की ज़रूरत है कि हम ये अवेयरनेस, ये मैसेज आगे आने वाली पीढ़ियों तक ऐसे ही ना पहुंचा दें,
इसमें हम अपने तरीके से चेंज लाएं और उन तक पहुंचाएं। चेंज क्या लाना है? चेंज ये लाना है कि हमें ये एक सिंपल प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है। इसके बारे में जो भी मिथ बने हुए हैं कि आप मतलब आप अचार नहीं छुएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हम उन तक आगे ऐसे ना कन्वे करें, उन्हें समझाएं कि नहीं। उल्टा क्या होता है कि इस वक्त जो परेशानी 4-5 दिन के पीरियड में लड़कियों को और महिलाओं को होती है, तो अवेयरनेस ना होने की वजह से या बातचीत ना करने के कारण वो उल्टा अपने शरीर को तकलीफ ही दे रही होती है। जबकि हम इसको एक नॉर्मल सा बना दें, क्या हुआ सिर में, अब हम क्या बुखार है आपको, अच्छा ठीक है आप दवाई ले लो। तो इसमें भी यही है कि ठीक है आपको तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, बाकी घर के सदस्यों को भी ये चीजें पता होंगी। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों से ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग कम से कम तर्क का इस्तेमाल करेंगे और इन रूढ़ियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनमें कुछ चेंजेस करेंगे, बदलाव लाएंगे, सोच में बदलाव लाएंगे। तो ये हमें शुरू करना पड़ेगा, हमसे शुरू होगा तब हम आगे वाली पीढ़ी को दे सकेंगे। जी मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि पहले के दौर में ऐसा होता था कि महिलाएं या बाप की तो वैसे ही शर्म होती थी, और जो भी कहते थे लड़कियों को रसोई में नहीं जाना, 4-5 दिन नहीं जाना, ये नहीं करना, मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, ऐसा होता था। तो आज आप क्या कहेंगे लड़कियों को और महिलाओं को कि क्या सोच रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए? पहले का दौर कुछ और था और अब का दौर कुछ और है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बताया ही ना आपको कि पहले के समय में जब ये नियम बनाए गए थे ना माहवारी को लेकर के, तो उस वक्त जल के संसाधन, अब जैसे अब तो हर घर में नल है, पानी पहुंचा हुआ है। तब होता था कि दूर नदियां हैं, कुएं हैं, वहीं से पानी आएगा। कच्चे मिट्टी के घर होते थे। पैड्स, अब पैड बन चुके हैं, ठीक है। अब जब आपके पास पैड है, हाइजीन के लिए आपके पास सोप है और बाकी संसाधन है, तब आपको क्यों एक अलग कमरे में बैठे रहना है? क्यों ही आपको, क्योंकि उस वक्त क्या था, आपको इसलिए कहा जाता कि ठीक है हाइजीन के कारण। हमारे बुजुर्ग लोग बेवकूफ नहीं थे, वो हमसे भी ज्यादा समझदार थे और हमसे ज्यादा विज्ञान उनको आता था। जब उन्होंने ये नियम बनाए थे, उस वक्त के हिसाब से वही तर्क संगत था। तब मशीन्स नहीं थी, तब पानी हर घर में नहीं था, तब पैड्स नहीं बने हुए थे, तब दवाइयाँ नहीं बनी हुई थी। दवाइयाँ मतलब खैर जड़ी बूटियाँ और वो सब औषधियाँ तो होती थी, लेकिन पैड्स वगैरह का नहीं था। कपड़ा कम होता था, जूट और वही सब परंपरागत साधन होते थे तब सिर्फ। और आज के समय में ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इन चीज़ों को उस समय से आप कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा उस वक्त के हिसाब से वो कानून ठीक था। वो जो उन्होंने एक तरीका बनाया कि आप 4-5 दिन आराम करो, बैठो। एक रीज़न और था कि एक महिला जब 3-4-5 दिन इस क्रम से निकल रही होती है तो थोड़ी सी उसको शारीरिक कमजोरी भी आती है और मानसिक भी थोड़ा सा उसे आराम की ज़रूरत होती है। तो हम कहते हैं ठीक है आप आराम करो। अब आराम करने का ये मतलब नहीं है कि आप छुआछूत शुरू हो जाए आपसे, कि आपको कोई टच नहीं कर सकता या आप किसी को टच कर लोगी तो वो भ्रष्ट हो गया। वो छुआछूत उन्होंने नहीं बनाया था। उन्होंने कहा था आप आराम करो, आप अलग रहो, आप बैठे रहो। उन्होंने ये बनाया था। लोगों ने धीरे धीरे करके उसको ऐसा बना दिया कि ये तो छुआछूत का मामला है, इसमें तो आप टच करोगे तो आप भ्रष्ट हो गए। अरे मैं कहती हूँ अगर माहवारी ना हो तो ये हमारी, आप बता दीजिए अगर माहवारी ना हो, क्योंकि आपको भी पता है कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है। एक उसका जन्म की प्रक्रिया जो होती है उसमें सबसे बेसिक चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है माहवारी। जिन लड़कियों को माहवारी नहीं होती, आप भी जानती हैं कि वो प्रजनन प्रक्रिया साधारण प्रजनन प्रक्रिया से उन नहीं कर सकती हैं वो ये। तो जो ईश्वर ने ही हमें ये दे दिया वरदान कि हम माहवारी हमारे को एक उन्होंने दी है, एक वरदान के रूप में दी है कि हम इस मनुष्य की जो हमें आगे बढ़ाना है, वंश बढ़ाने हैं अपने, तो हमें जिम्मेदारी दी गई है और आप उसको एक नेगेटिव उसमें ले जाओ, ये गलत है। दूसरी चीज़ है जैसे कि हम देखते हैं मंदिर में जाना मना कर देते हैं।
तुलसा जी को नहीं छूना है, या और भी बहुत सारे अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांतों में आपको अलग अलग तरह के मिल जाएंगे। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया था कि भाई महावारी की हुई महावारी से जो महिलाएं होती हैं उनके हाथ का बना हुआ खाना खाओगे तो आपको बिच मतलब वो जन्म मिलेगा अगले जन्म उसमें, और ये बड़ा उन्होंने गलत स्टेटमेंट आया था। तो हम सब लोगों ने इसका बड़ा विरोध भी किया था, बल्कि हमने एक बहुत बड़ा महाभोज किया था जिसमें हमने रखा था कि महावारी जिन्हें इस समय है वो खाना बनाएंगी, और बाकी लोगों ने आके स्पेशली खाया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये टैबू हमें ख़त्म करने हैं। तो इस तरह मंदिर से इसलिए जोड़ा गया था मंदिर, क्योंकि ना आप देखोगे हमेशा जब आपको किसी को कोई बात समझानी हो तो एक छोटा बच्चा होता है, जब हमें उससे कोई बात समझानी होती है तो हम क्या कहते हैं, हम उसको, हमें लगता है हम इसे इसकी समझ से थोड़ी सी ऊपर है, हम इसे समझा नहीं सकते हैं, तो हम क्या कोई डर देते हैं उसको, जिस चीज़ से भी वो डरता हो हम वही बात उसको बार बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ महावारी में भी हुई कि अगर आपको उन्होंने सोचा कि ऐसे तो कोई मानेगा नहीं, ऐसे तो अपनी भाई बेटियों को आराम करने नहीं देंगे, महिलाओं को आराम करने नहीं देंगे, तो एक ऐसा करो, इसमें भगवान का वो जोड़ देते हैं। तो जो चीज़ भी मनवानी हो उसमें भगवान का डर बिठा दिया जाता है। भगवान तो जिन्होंने खुद हमें महावारी दी है वो क्यों इस चीज़ को बुरा मानेंगे, उन्हीं की दी हुई है। बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खुद देवी का एक रूप है कामाख्या माता, जिनको पीरियड्स की ही देवी माना जाता है। तो अब आप बताइए कि कैसे अशुद्ध है हम, कि हम कैसे अशुद्ध हैं कि हम महावारी के समय मंदिर में नहीं जा सकते, या पूजा नहीं कर सकते, या जल नहीं चढ़ा सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम सोच क्या है हमारी। मैम जैसे कि आपने बता दिया कि महावारी के बारे में आज की जनरेशन को क्या सोच रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैम आप महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरा फील्ड है ना वो यही है, सबसे जो जिसको मैं मानती हूँ कि इसमें तो जितना काम हम करें उतना कम है, और मैं ही नहीं, ऐसी बहुत सारी सभी महिलाओं से मैं ये अपील करूँगी कि जो भी आप अपनी तरफ से 2 को 4 को 400 को 4000 को 4 लाख को आप जितनी भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके ना, उतना ही अच्छा है समाज के लिए, उतनी ही जल्दी हमारा समाज डेवलप होगा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हर परिवार की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो महिला होती है। कितने में बजट चलाना है और कितना घर की बचत करनी है और कितना नुकसान उनसे हो जाएगा, ये इसी पे डिपेंड करता है। किसी परिवार की आर्थिक प्रगति जो है वो किसी हर एक उसके पीछे एक महिला का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है और उसके बाद होता है, अब आप देखिए कि ऐसी महिलाएं आपको अनगिनत मिल जाएंगी जो कहती हैं कि हम अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते, हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को भी देखते रहें, हम अपने परिवार को भी पूरा समय दें, लेकिन साथ में हम ये चाहते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम हमारे अंदर गट्स है, हम कोई ना कोई हमारे अंदर एक विशेषता लिए हुए हैं हम, तो ऐसा हम क्या कर दें जिससे कि हम अपनी आर्थिक परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम कुछ घर से ही काम कर लें या घर से निकल के भी कर लें। तो मैं एक ऐसे मैंने जैसे आपको बताया चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI की प्रेसिडेंट हूँ पिछले 6 साल से, और हमने उसमें व्यापारी महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े उद्योग लगा रखे हैं, और वो एक साथ 400 महिलाओं को काम पर लगा, उन्होंने मतलब व्यापार उनको एक वो दिया हुआ है, रोजगार के साधन दिए हुए हैं। और ऐसी भी महिलाएं हैं हमारे साथ में जो सिंगल हैंड हैं और वो चाहती हैं कि मैम हम तो बस आप छोटा सा हमारा, चाहे हम चॉकलेट बना रहे हैं या हम घर से पापड़ बड़ियाँ अचार, हम ये चीज़ें आपको घर से बना कर देंगी। अब उनको क्या करना है, आपने सामान तो बना लिया, आपने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आपने तैयार तो कर लिए, तैयार कराना चैलेंज नहीं है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको एक बार उन्हें बताना है और उनको क्वालिटी कंट्रोल के साथ हम उनसे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। लेकिन अब समस्या क्या आती है, अब समस्या आती है कि वो
सामान खरीदेगा कौन, कंज्यूम कहाँ पर होगा, मार्केट कहाँ पे है उसकी, सेल बायर कहाँ पर है उसके। क्योंकि जब कोई मान लीजिए किसी महिला ने पापड़ वड़ियाँ और अचार बनाए तो उसका अपना दायरा कितना है, आसपास का एक मोहल्ला, मोहल्ले के 20 घर, अगले मोहल्ले में और चले जाओ और 30 घर मिल जाएंगे, बस खत्म। इसके बाद उसकी रीच खत्म हो चुकी होती है। वहां पर हमारा जो प्लेटफॉर्म है उन महिलाओं के काम आता है और हम उनको सहयोग करते हैं। तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ऐसी सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ में, मैत्री हमारे साथ एक जुड़ा हुआ है ब्रांड, जिसकी डायरेक्टर है नम्रता नारायण। वो एक बहुत जानी मानी टीवी की एक एंकर भी रह चुकी हैं और विभिन्न तरह की डिबेट्स में भी आजकल अभी आती हैं और महिला उत्थान के लिए काफ़ी काम उन्होंने किया है। तो CTI में उन्होंने हमें ज्वाइन किया हमारे साथ, अपने हमारे इस सपने को साकार करने में उनका बहुत योगदान रहा और हम उसके द्वारा उन्हें एक सेलिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। तो हम इसमें उन सभी महिलाओं को आमंत्रित करते हैं जो हाथ से बना हुआ कोई भी काम करती हो, कोई भी कुटीर उद्योग हो, कोई भी प्रोडक्ट हो जो वो घर से बना सकती हैं, हाथ से बना सकती हैं। हम उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हमें उन्हें कहीं पे भी लोन असिस्टेंस देनी है तो हम उन्हें बताते हैं कि आप कौन से विभाग में जाएं, किस तरह का लोन आप ले सकती हैं, किस तरह के लोगों से आप संपर्क करें, कैसी एप्लीकेशंस हैं, अभी क्या योजनाएं चल रही हैं, आपके वाले काम के लिए क्या सरकार आपकी क्या मदद कर सकती है। अब उसमें हम दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाएं भी उनको हम अवगत कराते हैं। तो ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम उनको देते रहते हैं। और इसके बाद जब वो बन चुके होते हैं, प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं, तो हम उनके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बहुत सारे इवेंट्स करते हैं। अब इवेंट में आप देखिए, एक तो हमने उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट दिया, चाहे हमने दिवाली मेला लगाया, चाहे हमने कोई एग्जीबिशन करी, चाहे हमने कोई अलग अलग तरीके के हमने वो बनाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक ग्रुप्स बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, वो हमने उनको प्रोवाइड करा दिए और साथ में हमने उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की भी कोशिश की है। तो ये प्लेटफॉर्म्स देने के बाद काफ़ी हद तक हम अपने इस जो हमने प्रयास किया था महिलाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, तो ये हम काफ़ी हद तक इसमें सफल हुए हैं और अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, इस पे हम रुके नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े आने वाले समय में आप लोगों को कुछ और अच्छे हम बताएंगे कि हमने काफ़ी बड़े स्केल पे हमने उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। ऐसा हम बीच बीच में अपने साथ जुड़ी हुई जो हमारी मेंबर्स हैं, CTI चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वीमेन काउंसिल की जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम उनसे समय समय पर हम उनसे ये अपील करते हैं कि आप लोग आपस में, क्योंकि सभी व्यापारी महिलाएं हैं, मेरा प्रोडक्ट आपके काम आ सकता है, आपका प्रोडक्ट मेरे काम आ सकता है, मेरी सर्विसेज की आपको ज़रूरत है, आपकी सर्विसेज की मुझे ज़रूरत है। तो हम एक कंबाइन हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें हम अपने एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करते हैं और साथ में हम उनके अलावा ये कोशिश करते हैं कि हम जहाँ पे भी, अब मुझे अगर मेरा स्कूल है तो मुझे जितना भी स्टाफ रखना है या किसी की कोई फैक्ट्री है तो जो भी स्टाफ रखना है हम कोशिश करते हैं उसमें महिलाओं को हम रोजगार दें, उनको रोजगार के साधन दे सकें। तो ईश्वर ने चाहा तो एक बहुत बड़ा नंबर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हमने दिया है महिलाओं को और बहुत खुश है महिलाएं हमारे साथ जो अभी तक जुड़ी हुई हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। मैम, इनके साथ साथ आप रिलेशनशिप काउंसलर भी है। जी जी। तो मैम उसके बारे में क्या बताना चाहिए? ये मेरी हॉबी है, ये मेरा शौक है, ये मेरा पैशन है। दरअसल ना पता नहीं कैसे एक ना अंदर से एक चीज़ है, मैं कभी किसी से जब बात करती हूँ तो एक ना बात करने के बाद में मुझे लोगों ने बताया, ऐसा मेरे साथ शुरू हुआ, बचपन से ही चल रहा था। मेरी सभी बचपन में देखूं तो मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे साथ आती थी, अपनी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आके मुझसे मांगती थी।
फिर ज़्यादातर जो सॉल्यूशन मैं उनको देती थी वो सफल हो जाता था और वो बहुत प्रॉब्लम से बाहर, वो खुश, और मुझे खुशी होती थी कि चलो मेरी किसी सलाह से किसी का एक अच्छा कुछ भला हुआ। तो ये आगे बढ़ते 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 फिर रिलेशनशिप में, रिश्तेदारी में, घर में ये स्टार्ट हुई चीज़ें। उसके बाद में जब मैंने आपको बताया कि ये स्कूल मेरा पैशन है और मैंने यहाँ पर स्कूल खोला, तो हमारे डे केयर में और स्कूल में ऐसे बहुत सारे अभिभावक गण आते थे, पेरेंट्स ऐसे आया करते थे, क्योंकि ना हम बहुत छोटे वाले एज ग्रुप के बच्चों को केटर करते हैं, तो उनके साथ एक कहना चाहिए कि इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। तो क्योंकि बच्चे के साथ, अब बच्चा बहुत छोटा है हमारे पास जो आ रहा है, इमोशनल बॉन्ड है उसके साथ, तो पेरेंट्स का भी ना ऑटोमेटिकली बन जाता है। फिर वो हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। हालांकि ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मेरा शौक है, ये मेरा पैशन है। तो फिर वो बैठ के अपनी समस्याएं बात करते हैं, मैम हमारे साथ ऐसी जीवन में ये हो रहा है। तो मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि मैंने अभी तक के अपने 12 साल के सफ़र में ज़्यादा नहीं तो कुछ 50 से 60 ऐसे लोगों को बाहर निकाला। मैं कोई ट्रेंड मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन सिर्फ बातचीत करने से और मैं काउंसलिंग सेशंस उनके साथ में रोज़ रखती थी अपना। तो मैंने ऐसे बहुत सारे महिलाओं को भी और पुरुष भी आप उसमें कह सकती हैं, मैंने उन लोगों को ऐसी दिमागी एक उनसे निकाला बाहर कि जब वो सुसाइड करने का तक सोच रहे थे, उनको लगता था जीवन खत्म हो गया, उनको लगता था कि अब हम आगे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, जीवन में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो उनसे बात की, बार बार बात की, उनकी परेशानियों के बारे में डिस्कशन किया, उनको एक पॉजिटिव रास्ता दिखाया। तो बहुत सारी जगह जो है मेरे जो प्रयास रहे वो बहुत कामयाब रहे। इसी तरह बच्चों में लें अगर, तो कई बार हुआ कि बहुत परिवारों में अब जो है बहुत बड़े बड़े परिवार नहीं होते हैं, सभी लोग एक एक बच्चा होता है उनके घर में, कहीं कहीं पे 2 मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक एक ही बच्चे होते हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज रह गई हैं। तो बच्चों की काउंसलिंग भी हमें हर सेशन में बच्चों की काउंसलिंग भी लेनी पड़ती है, हमारे को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब उन बच्चों को सामाजिक परिवेश तो मिलता नहीं है, तो उनका सोशल डेवलपमेंट उस स्तर का नहीं होता है जिस स्तर का हमें चाहिए। आज के समाज में बहुत सारी जो परेशानियां है ना, वो केवल इसी कारण है कि हमारा ना सामाजिक दायरा जो है वो बहुत सीमित हो गया है। हम सब लोग किसी न किसी वजह से एक दूसरे से दूरी बना चुके हैं। तो ये मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं ये रिलेशनशिप काउंसलिंग के थ्रू अगर कहीं परिवारों में दरार पड़ी हुई है तो उसको दूर कर सकूं, अगर कहीं कोई किसी एंग्जाइटी से नहीं निकल रहा है कोई इंसान, तो उसे एक इमीडिएट रिलीफ मिल सके, और या फिर अगर कोई डिप्रेशन में चल रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको हम उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकें। तो ईश्वर का आशीर्वाद है। धन्यवाद मैम।